लोकसभा चुनाव कुछ ही समय में खत्म हो जाएंगे। फिर एक सवाल है जो अक्सर शायद हनुमान बेनीवाल को भी परेशान कर रहा होगा। क्या होगा हनुमान बेनीवाल का लोकसभा चुनाव के बाद? क्या होगा टूटी फूटी और बिखरी हुई आरएलपी का लोकसभा चुनाव के बाद? इस सवाल का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनाव तक हनुमान बेनीवाल की पूरी जर्नी को अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो बड़ी तेजी से वो अर्श से फर्श पर आते हुए आपको दिखाई दिए होंगे और अब कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। फिर जो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या होगा बेनीवाल और आरएलपी का, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, हमें इसको देखने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव से चलना पड़ेगा और इस विधानसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव तक आना पड़ेगा। जी। यही नहीं, हमें उस पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी देखना पड़ेगा। और अगर देखें तो एक निर्दलीय से शुरू करते हुए हनुमान बेनीवाल ने सोचा तीसरा मोर्चा होना चाहिए और आरएलपी की जब शुरुआत की थी राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित एक मैदान से, तो वहां पर बोतल ही बोतल दिख रही थी। इस तादाद में हुजूम था कि उस वक्त लग रहा था कि अगर ऐसा कोई नेता राजस्थान में बाकी है जिसके एक बुलावे पे लाखों लोग आ जाते हैं, तो वो केवल हनुमान बेनीवाल ही हुआ करते थे। तब जाटों में उतना बिखराव नहीं था, तब जाट पूरे एक साथ हुआ करते थे और एक जगह हुआ करते थे। तब किसान और जवान दोनों के मुख पर एक ही नाम था, हनुमान बेनीवाल। तब आशा और उम्मीदें दोनों तेज थी कि ये कुछ करेंगे। तब चाहे टोल का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, ये सारे मसले इस तरीके से उठाते थे, चाहे बजरी माफिया का हो, कि उस मसले को पूरा करके ही, न्याय दिलाकर ही वो दम लेंगे। वो धरने पर जब बैठते थे तो ऐसा लगता था कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा ही मिलेगा। ये हनुमान बेनीवाल हुआ करते थे। उस आशा के साथ आरएलपी बनी। बनते ही आते ही सीधा 3 विधायक आए जी। और लगा कि अब राजस्थान में जो कहा जाता था कि यहां कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई कुछ हो ही नहीं सकता, वो धारणा चेंज होगी, कुछ बदलेगा, राजस्थान कुछ होगा। और उसके बाद लोकसभा चुनाव आते हैं और पता चलता है एनडीए गठबंधन में जुड़ गई है आरएलपी। बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है आरएलपी ने और एक सीट बीजेपी के लिए छोड़ दी है हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के लिए। और उसकी वजह से हनुमान बेनीवाल संसद तक पहुंचते हैं, मोदी के करीब आते हैं, सब कुछ होता है। ये समय था जब हनुमान बेनीवाल का कद दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, कद बढ़ रहा था, ग्राफ बढ़ रहा था। बात हो रही थी कि हनुमान बेनीवाल अगर किसी चीज पे स्टैंड लेते हैं तो उस पर पूरा करके ही दम लेंगे। और फिर जब किसानों के बिल के विरोध में हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से गठबंधन तोड़ा, तो भी हनुमान बेनीवाल की जय जयकार हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि है किसी की रीढ़ की हड्डी में आज भी इतना दम कि बहुमत वाली पार्टी के सबसे बड़े सूरमा प्रधानमंत्री मोदी से साफ तौर पे उन्होंने इसलिए खिलाफत मोल ले ली क्योंकि मामला किसानों का था। बहुत बहुत जबरदस्त उनकी प्रतिष्ठा बढ़ चुकी थी, उनके लिए इज्जत बढ़ चुकी थी जनता के मन में जी। ये सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर जो हुआ वो देखने वाली बात थी। वो बिल भी वापस हो गए, लेकिन हनुमान बेनीवाल वापस गए नहीं। अब ये लगा ये भी ठीक है, कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल उस पार्टी से पूरी तरह से वो हो चुके हैं जिन्होंने किसानों के खिलाफ बिल निकाला था। वो बात ठीक थी, तब तक सब कुछ ठीक था। अब लग रहा था हनुमान बेनीवाल अपने दम पे काम करेंगे। फिर हनुमान बेनीवाल सियासी गेम्स खेलने पर आए। वो भी ठीक लग रहा था कि भाई कोई छोटी पार्टी अपने आप को बड़ा करने के लिए किसी से तो जुड़ेगी। और वो अरविंद केजरीवाल से जुड़े, अपनी बर्थडे पे बुलाया, बहुत सारे सियासतदानों को बुलाया अपनी बेटी की बर्थडे पर, और काफी सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ, अरविंद केजरीवाल का साथ मझदार में ही छोड़ देना,
ये वो समय था जब राजनीतिक रंग जिसे कहते हैं वो हनुमान बेनीवाल पर चढ़ना जब ये शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव आने वाले थे, उससे पहले जब तैयारी शुरू हो गई थी विधानसभा चुनावों की, वो उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया आम आदमी पार्टी का साथ, और उसके बाद आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़े, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये तो एक जगह रुक ही नहीं रहे, ये अगर एक जने के साथ नहीं रुकेंगे तो एक मुद्दे पे कैसे रुकेंगे। जी। और फिर मौजू आया दूसरी बार जब किसानों ने विरोध किया मोदी सरकार का, तब हनुमान बेनीवाल चुप थे। लोगों की, किसानों की निगाहें थी कि राजस्थान से भी कोई बोलेगा क्या, हनुमान बेनीवाल चुप थे। और फिर आती है हनुमान बेनीवाल की धमकी कि अगर कोई आंदोलन कर सकता है तो मैं ही कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। तब सियासी आंखें लोगों की खुली और सोचा कि ये क्या बीजेपी को ब्लैकमेल करने का तरीका है, कि मैंने आंदोलन अभी तक किया नहीं है, कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। पर बीजेपी उस ब्लैकमेल से डरी नहीं। जी। फिर मरता क्या ना करता, जिस चीज के लिए उनके पापा ने भी मना कर दिया था कि जिंदगी में कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन मत करना, जिस राहुल गांधी को वो पप्पू बोलते थे, जिस सोनिया गांधी को वो कहते थे कि ये कोरोना लेकर आई है, जिस अशोक गहलोत को वो बोलते थे कि ये तो वसुंधरा के साथ पूरी तरह से साठगांठ करते हैं, उनकी पार्टी में शामिल हो गए। और ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था। लेकिन फिर पता पड़ा कि उनका ही उम्मीदवार जा चुका है कांग्रेस में उससे पहले, और 2 जगह से टिकट मांगने की जगह वो 1 जगह ही मांग पाए, और ये करके वो कांग्रेस के भी खिलाफत में आ गए। उन्होंने बाड़मेर के अपने कार्यकर्ता बीजेपी के पास भेज दिए, और उसके बाद से उनकी क्रेडिबिलिटी, उन पे भरोसा, उन पे विश्वास लगातार गिरता गया। और वो ऐसा गिरा कि पिछले विधानसभा चुनावों में वो अकेले जीते, वो भी पहले कई राउंड्स तक तो दिख रहा था कि वो हार रहे हैं, लेकिन बाद में मरता करता वो जीत गए। ऐसा कुछ आलम हुआ जीत का कि उनके कार्यकर्ताओं को जयकारे लगाने के लिए भी उनको बोलना पड़ा। जी। ये हालत हो गई थी। और अब जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है तो हालत ऐसी हो गई है कि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई। और फिर कांग्रेस के साथ भी जब दगा कर दी बाड़मेर में, तो भरोसा और भी कम हो गया। और ऐसे में लोकसभा चुनावों के बाद आप खुद सोचिए, पहले एनडीए, फिर आम आदमी पार्टी, फिर आजाद समाज पार्टी, फिर कांग्रेस से भी धोखा। अब उनके साथ कौन जुड़ेगा? और पहले 3 विधायक, 1 सांसद, अब केवल 1 विधायक की। अब देखना होगा नागौर से जीतते हैं कि नहीं। अगर नागौर से नहीं जीतते हनुमान बेनीवाल, तो हनुमान बेनीवाल की सियासत में जो डेंट आएगा वो फिर से आरएलपी से वापस निर्दलीय की तरफ चले जाएंगे, एक विधायक ही रह जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो बहुत ही बुरा आलम होगा। आरएलपी को उम्मीदवार ने छोड़ा, कई कार्यकर्ताओं ने छोड़ा, इस बार कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया आरएलपी के। पर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का नेचर भी, और जिस तरह से वो राजनीति को देखने लगे, उस नजरिए के साथ साथ उस नजरिए को देखते हुए उनके कार्यकर्ता उनसे दूर होने लगे, आरएलपी खुद अपने आप बिखरने लगी, हनुमान बेनीवाल का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो कुछ और होने लगा, और इस डाइवर्जन के कारण उनकी खुद की पार्टी, जिसको उन्होंने इतनी मेहनत से इतनी देखिए, किसानों की उम्मीदें फिर गई जी, जवानों की उम्मीदें फिर गई। वो कार्यकर्ता जो कि अपना जीवन पॉलिटिक्स में लगाना चाहते थे, राजनीति में कुछ अच्छा करना चाहते थे, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। क्योंकि ये राजनीति तो आज इससे गठबंधन, कल उससे गठबंधन, कल विचारधारा से विपरीत वाले से गठबंधन, उस तरीके से जा रही थी। और इसलिए किसी ने भी अपना भविष्य देखा नहीं, लोग पलायन करते गए। आने वाले वक्त में ये पलायन बढ़ता जाएगा, और अगर बढ़ता गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए हम आज राजस्थान संवाद के माध्यम से हनुमान बेनीवाल से एक ही बात कहते हैं कि आप अपने पुराने रूप में आ जाओ। जिस तरह से अपने स्टैंड पे खड़े रहते थे, क्लियर रहते थे, उस रूप में आ जाओ। आप पर विश्वास, आप पे भरोसा वापस पहले की तरह जाग सकता है। आपको किसी पार्टी के साथ की ज्यादा जरूरत नहीं है। दल बदलने से बेहतर ये है कि अपने दल को मजबूत करो। और उससे ज्यादा सच्चाई और ईमानदारी से जिस तरीके से आपने काम शुरू किया था, उस तरीके से भले ही धीमी गति से हो, लेकिन अगर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर कोई नेता जाता है तो उनकी जो फॉलोइंग होती है वो वाकई में जबरदस्त होती है। हमारे चैनल के
कई सारे समर्थक ऐसे आपको मिल जाएंगे जो हनुमान बेनीवाल के कट्टर समर्थक हैं। देखिए, और भी समझना उनका, पड़ेगा चेतना सम्मान इस बात करते हैं। को कि आज भी जाट जाति के वोटर्स में बिखराव बहुत है। उनकी कोई एकता ला सकता है तो हनुमान बेनीवाल में वो दम है, वो दमखम है। और जाट जाति के लोग सिर्फ वही चाहते हैं कि ऐसा आदमी आ जाए जो हमारे लिए दिन रात खड़ा हो जाए और मुद्दे से भटके नहीं, और उनका सपना पूरा हो। हाँ, जाट डगमगाए समाज नहीं। से जी, मुख्यमंत्री ना बनने का कारण जाट समाज में बिखराव ही है सबसे बड़ा। फिर चाहे से वो कांग्रेस में आप देख लीजिए, फिर चाहे से वो बीजेपी में, तो आप जाट नेता बता ही नहीं सकते बड़ा कोई जाट नेता है भी। और जिस तरह से हनुमान बेनीवाल उभरे थे राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे को लेकर, तब जाकर कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ, अब एक दमदार शख्सियत ऐसी आई है जो इस सपने को पूरा कर सकती है। लेकिन वो सपना पूरा होता उससे पहले ही बेनीवाल और उनकी पार्टी धराशाही हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो उन तक पहुंचे, ये सोच उन तक पहुंचे, और उनके समर्थकों के माध्यम से हम यही कहेंगे कि हनुमान बेनीवाल जो पहले हुआ करते थे, जिनका कमबैक दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत बन गया था, रातों की नींदें उड़ा दी थी, वही हनुमान बेनीवाल अगर वापस लौट आता है राजस्थान की राजनीति में, तो आगे बढ़कर इन दोनों पार्टियों के वर्चस्व को बहुत बड़ी चुनौती भी दे सकता है। और कहीं ना कहीं जाट समाज का जो सपना है कि उनके समाज से मुख्यमंत्री हो राजस्थान का, वो भी पूरा हो सकता है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है मैं जानना चाहूंगी, इसलिए लिखिएगा जरूर। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।